हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेस्ट स्टडी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वेस्ट स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2016 का जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और जो सीबीटी 1 में पूछा गया था उसको इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और दोस्तों, ये शिफ्ट 2 है 26 अप्रैल 2016 का। इससे पहले मैंने शिफ्ट 1 का जो भी क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डाल दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ है? तो दोस्तों, ये जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये है आपका नेपाल में। तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका पशुपतिनाथ मंदिर। और दोस्तों, भारत के उत्तर में इधर है आपका ये चाइना और ये है आपका भारत। इन दोनों के बीच में यहाँ पे है आपका ये नेपाल। अब दोस्तों, यहाँ पे नेपाल आया है तो नेपाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नेपाल का जो राजधानी है वो है आपका काठमांडू। और दोस्तों, यहाँ का जो मुद्रा है यानी कि जो करेंसी है वो है आपका नेपाली रुपया। और दोस्तों, यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है आपका केपी शर्मा ओली और जो राष्ट्रपति है वो है आपका विद्या देवी भंडारी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? तो दोस्तों, ये जो पावर जनरेशन है, जो विद्युत उत्पादन है, वो फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्युत उत्पादन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, जो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग है और जो सेंसर्स है और जो पावर ट्रांसमिशन है, ये तीनों हम फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आया है फाइबर ऑप्टिक्स, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो फाइबर ऑप्टिक्स है ये किस बेसिस पे काम करता है? तो दोस्तों, ये काम करता है आपका टोटल इंटरनल और रिफ्लेक्शन पे, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दोस्तों, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका खोज किए थे आपका NS कपानी, यानी कि नरेंद्र S कपानी। इसको अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे दोस्तों, चीन में निषिद्ध शहर यानी कि फॉरबिडन सिटी कहाँ है? तो दोस्तों, जो चीन का जो बीजिंग शहर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका चीन का मैप। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है ये है आपका बीजिंग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, बीजिंग। बीजिंग जो है वो फॉरबिडन सिटी है। दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं इसको फॉरबिडन सिटी क्यों बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो 1968 है वहां से लेकर के आपका 1911 तक जो था, वहां पे चीन में किंग और मिंग नाम का शासन हुआ करता था। तो दोस्तों, उस टाइम पे दोस्तों ये जो बीजिंग शहर है वहाँ ना आम आदमी आ सकते थे और ना ही जा सकते थे। दोस्तों, जो बीजिंग शहर था वो कुछ VIP लोगों के लिए ही, या जो बोल सकते हैं जो शाही परिवार थे उन्हीं के लिए वो खुला रहता था। मतलब वही लोग सिर्फ आ जा सकते थे, तो इसलिए उसको निषिद्ध शहर बोला जाता है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारे यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति जिसे ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था। तो दोस्तों, पता होगा 23 मार्च 1931 को आपका भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए और सुखदेव हो गए, इन तीनों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। इसलिए दोस्तों हम हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपका चंद्रशेखर आजाद, तो इनको फांसी पे नहीं चढ़ाया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब दोस्तों, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं इन तीनों को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया था। दोस्तों, 1928 में इन तीनों ने मिलके, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों ने मिलके ब्रिटिश का एक पुलिस अधिकारी थे जिनका नाम था जॉर्ज सैंडर्स, उनका गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। तो उसी दोष में इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारे यहाँ पे, नीचे दी गई नदियों के जोड़े में कौन भारत के दक्षिण भाग में बहती है? दोस्तों, कृष्णा नदी के बारे में पता होगा, ये आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल के ऐसे आकर के ये आपका चला जाता है आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं जो गंगा नदी है ये आपका उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर है, वहां से निकल करके बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका ये जो कावेरी है और जो गोदावरी है, ये क्या है, दोनों दक्षिण भारत की नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कावेरी और गोदावरी। दोस्तों, ये जो नर्मदा है और जो तापी है, ये दोनों आपका इधर मध्य प्रदेश से निकल करके इधर आता है आपका अरबियन सागर में। और दोस्तों, ये जो तापी नदी है ये आपका सतपुरा डैम से निकल करके ये आता है आपका अरेबियन सागर में। और दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पता होगा, ये मानसरोवर झील है तिब्बत में, उससे लगभग 80 किलोमीटर दूर ये आपका यहाँ से निकल करके ऐसे आते हुए ये आपका अरुणाचल, असम होते हुए, बांग्लादेश होते हुए यहाँ पे आके आपका बांग्लादेश में ये गंगा से आके मिल जाती है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, ये जो पर्यावरण से रिलेटेड एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था आपका जापान में हुआ था 1997 में जाकर। तो दोस्तों उस टाइम पे
6 ग्रीन हाउस गैस को डिसाइड किया गया था। तो उसमें से दोस्तों ये जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जो मीथेन है, ये तीनों उन 6 में है, लेकिन फॉस्फाइन जो है वो नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, फॉस्फाइन को ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं और तीनों कौन कौन सा है। एक आपका होता है दोस्तों परफ्लोरोकार्बन यानी कि PFC, एक होता है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, और दोस्तों एक और जो बच गया वो होता है आपका SF6, इसको बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारे यहाँ पे, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर कौन सा है। तो खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम लेवल होता है उसको बोला जाता है उत्पादक, उसके बाद दोस्तों दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद बोला जाता है, और तीसरा लेवल को बोला जाता है दोस्तों यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता, और चौथे लेवल को बोला जाता है दोस्तों यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता। कहने का मतलब जो पहला वाला जो है ये उत्पाद करता है, और इसके बाद ये तीनों जो है ये क्या करता है, उसका उपयोग करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका घास जो है वो आता है आपका पहला लेवल पे, और दोस्तों ये जो चूहा जो होता है वो होता है आपका दूसरे लेवल पे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चूहा। और दोस्तों सांप जो होता है वो आपका तीसरे लेवल पे होता है, यानी कि ये द्वितीय उपभोक्ता है, और दोस्तों चील जो होता है वो आपका तृतीय उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिट्टागांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। तो दोस्तों ये जो चिट्टागांव है ये है अभी आपका बांग्लादेश में है। तो दोस्तों इसमें जो भाग लिया था वो थे आपका प्रीतिलता वाडेदार, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रीतिलता वाडेदार। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे छोटा ग्रह है वो है आपका बुध, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। प्रश्न है हमारे यहाँ पे, डैश के प्रयोग से नाले के पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है। तो दोस्तों जो नाला का पानी होता है उसको अगर हम 1 मिलीमीटर के 1 मिलियन से छोटे छेद वाले पॉलीमर फिल्टर से पास कर देंगे तो वो पीने योग्य बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बायां साइड में दिया हुआ है ये है आपका धर्म, और उससे रिलेटेड जो उसका धार्मिक ग्रंथ है वो दाहिने साइड में दिया हुआ है। दोस्तों पता होगा जो इस्लाम का जो धार्मिक ग्रंथ है वो है आपका कुरान, और जो सिख धर्म होता है उसका धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। तो ईसाई धर्म होता है उसका धार्मिक ग्रंथ है आपका बाइबिल। लेकिन दोस्तों ये जो जैन धर्म है इसका जो धार्मिक ग्रंथ है वो है आपका आगम, इसका जो धार्मिक ग्रंथ है वो है आपका आगम। दोस्तों ये जो उपनिषद लिखा हुआ है ये हिंदू धर्म का एक पुस्तक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये जो सी है ये सही से सुमेलित नहीं है, यहाँ जैन धर्म का आगे होना चाहिए था आगम। चला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये जो भारत रत्न है ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया था 2014 में। उसके बाद दोस्तों ये जो पद्म विभूषण है ये उनको दिया गया था आपका 2008 में। और दोस्तों ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये उनको दिया गया था 1997-98 में। लेकिन दोस्तों ये जो है आपका ध्यानचंद अवार्ड ये उनको नहीं मिला है। तो इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ध्यानचंद अवार्ड। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस आता है के संबंध में व्याख्या करता है। तो दोस्तों अगर हम किसी गेंद को दीवार पे मारते हैं तो बॉल जो होता है वो फिर वापस हमारे तरफ आ जाता है। ये होता है आपका न्यूटन के गति के तीसरे नियम से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम दोस्तों बोलता है कि अगर आप किसी भी वस्तु पे क्रिया कीजिएगा तो उसके उलट में आपका प्रतिक्रिया भी होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारा यहाँ पे, इनमें से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। तो दोस्तों जो हीरा जो होता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और दोस्तों जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है वो उच्च होता है, यानी दोस्तों ये जो होता है वो होता है आपका 2.42 होता है। और दोस्तों हीरा में डिस्पर्सन भी होता है। लेकिन दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक जो निम्न लिखा हुआ है ये यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारे यहाँ पे, मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उप महाद्वीप में शासन किया था का उल्टा सही क्रम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे उल्टा बोला है। दोस्तों अब हमें पता होना चाहिए जो मुगल शासन है वो 1526 से स्टार्ट होके लगभग आपका 1857 तक चला था। दोस्तों 1526 में जब बाबर आया था तो उस टाइम पे मुगल साम्राज्य का नींव डाला था भारत में। और दोस्तों
1526 से लेकर के जो 1707 हुआ था उस टाइम पे मुगल साम्राज्य जो है वो आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही दोस्तों 1707 में जाके औरंगजेब का मृत्यु हुआ, उसके बाद से मुगल शासन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और दोस्तों 1857 में जाके वो पूरी तरह खत्म हो गया। तो दोस्तों 1857 में जिस टाइम पे खत्म हुआ था उस टाइम पे उसका जो अंतिम शासक था वो था आपका बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो बहादुर शाह द्वितीय है वो ऑप्शन सी में है। तो बहादुर शाह द्वितीय से पहले था आपका औरंगजेब, वैसे उससे बीच में और बहुत सारा था, इस क्रम से हम बता रहे हैं। यहाँ पे औरंगजेब, उससे पहले शाहजहां, उससे पहले अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हवा की मात्रा और दबाव के बीच संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पुल्ली होता है ये वो हवा की मात्रा और दबाव के बीच जो संबंध होता है उसके सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कंप्यूटर डैश के बिना कार्य नहीं कर सकता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में पता होगा स्कैनर का कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको जरूरी है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। उसके बाद बिना इंटरनेट का भी आप कंप्यूटर चला सकते हैं। उसके बाद बिना माउस का भी आप कंप्यूटर चला सकते हैं, सिर्फ बटन का इस्तेमाल करके। लेकिन दोस्तों अगर कंप्यूटर में सीपीयू नहीं रहेगा, बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं रहेगा, तो आप कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सीपीयू। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे यहाँ पे, पेट की परत यानी कि स्टोमक लाइनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा है एसिड। आप देख सकते हैं इस फिगर में ये है आपका स्टमक यानी कि आमाशय है, और दोस्तों इससे निकलने वाला जो एसिड है वो है आपका HCl। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों ये जो HCl होता है उसका काम होता है, अगर हम कोई भी खाना खाते हैं तो उस खाना के साथ जो भी जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में अंदर पेट में चला जाता है तो उसको नष्ट करने का काम करता है आपका ये HCl। और दोस्तों ये जो आमाशय होता है इसमें दो एंजाइम भी निकलता है, एक एंजाइम होता है आपका पेप्सिन और एक दूसरा वाला होता है आपका रेनिन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे यहाँ पे, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये कोशिका विभाजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री और एक होता है आपका असूत्री होता है। तो दोस्तों इसमें जो होगा उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल समसूत्री। यानी अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, अपराधी को पकड़ने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। दोस्तों अपराधी को पकड़ने के लिए फोरेंसिक विभाग जो है वो आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग करता है। और दोस्तों ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है इसका जांच केंद्र जो है वो है आपका हैदराबाद में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पे, मेज पर रखी गई पुस्तक के कारण नहीं हटता है। तो दोस्तों जो मेज पर रखी गई पुस्तक है वो हटता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें होता है आपका जड़त्व होता है यानी कि इनर्शिया होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इनर्शिया। दोस्तों इनर्शिया क्या है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है, यानी कि वो उसका जो प्रेजेंट स्टेट होता है उसको वो मेंटेन करने का कोशिश करता है। मतलब अगर वो स्थिर में रखा हुआ है तो स्थिर ही रहेगा, अगर वो गति में है तो गति में ही रहेगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन परिक्रमा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण यान नहीं है? तो दोस्तों हम किसी भी जो सैटेलाइट होता है या रॉकेट होता है उसको लॉन्च करते हैं ताकि वो अर्थ के या दूसरे ऑर्बिट में वो चला जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपका एक जो होता है वो है आपका PSLV, जिसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा होता है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और दोस्तों आपका ये जो एरियन SGH है ये भी एक रॉकेट लॉन्चर है, ये दोस्तों आपका यूरोप का है। लेकिन दोस्तों ये जो GSAT है ये है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और दोस्तों ये जो है आपका वो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, जैसे वीडियो भेजना, ऑडियो भेजना या उसको रिसीव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये जो GSAT है वो सैटेलाइट है, ये प्रक्षेपण यान नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? दोस्तों आपको पता होगा जो हार्ड ड्राइव जो होता है और जो CD-ROM होता है और जो आपका ये फ्लैश ड्राइव जो होता है, ये तीनों स्टोरेज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। CD-ROM है, इसका फुल फॉर्म है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं ये है आपका मॉडेम, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मॉडेम। ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। दोस्तों ये जो मॉडेम है ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जो पहला जो है आपका MO, इसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर, और जो DEM जो है इसका मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे यहाँ पे, 1969 में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के चालक दल में शामिल था?
तो दोस्तों 1969 का जो अंतरिक्ष यान था उसमें जो थे चालक दल में वो थे आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दोस्तों इनके साथ थे, उनका नाम था आपका बज एल्ड्रिन, बज एल्ड्रिन। और दोस्तों यहाँ पे एक यूरी गागरिन है, इनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ये जो यूरी गागरिन है ये रूस के रहने वाले थे और दोस्तों 1961 में ये अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारे यहाँ पे, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो कोलेस्ट्रम होता है वो क्या प्रदान करता है? दोस्तों जो कोलेस्ट्रम होता है वो जो बच्चा होता है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी कि रोग से लड़ने का क्षमता उसमें देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अंग मानव के उत्सर्जी अंग यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको बोलते हैं जहां से कुछ चीज का, कुछ पदार्थ का स्राव होता है। तो दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं ये जो किडनी है और जो आपका यूरेटर्स है यानी कि मूत्रवाहिनी और जो मूत्र भाग है यूरेथ्रा, इन तीनों से कुछ पदार्थों का क्या होता है? स्राव होता है। तो दोस्तों ये जो गर्भाशय है यहाँ पे किसी भी पदार्थ का स्राव नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारा यहाँ पे, भारत में अपने नियंत्रण बढ़ाने के लिए ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्न में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। तो दोस्तों ये जो है आपका एंग्लो मराठा, उसके बाद एंग्लो सिख और एंग्लो मैसूर, ये तीनों युद्ध लड़ा गया था, लेकिन एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एंग्लो बांग्ला। दोस्तों एंग्लो मराठा जो है आपका 3 युद्ध हुआ था और जो एंग्लो सिख है वो 2 युद्ध हुआ था और जो एंग्लो मैसूर है वो आपका 4 युद्ध हुआ था। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारे यहाँ पे, परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों किसी भी परिपथ में धारा है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गैल्वेनोमीटर का। दोस्तों ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये सिर्फ बताता है कि आपका उसमें धारा है या नहीं है। दोस्तों अगर आप कितना धारा है इसको आपको मेजरमेंट करना है तो उसके लिए आप एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे एनीमोमीटर का क्या काम होता है और बैरोमीटर का क्या काम होता है। दोस्तों ये जो एनीमोमीटर होता है वो वायु का गति मापता है और दोस्तों ये जो बैरोमीटर होता है ये आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है उसका मेजरमेंट करता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला है हमारे यहाँ पे, सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों जो सीरिया की राजधानी है वो है आपका दमास्कस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दमास्कस। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है आपका यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप लगा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं ये है आपका सऊदी अरेबिया और ये है आपका इराक। इराक के ही बगल में दोस्तों ये जो लाल वाला है ये है आपका सीरिया है। और दोस्तों सीरिया के बगल में आप जो ये वाला ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं ये है आपका भूमध्य सागर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इजिप्ट को काट करके एक नहर बनाया गया है जो भूमध्य सागर में जाके मिल जाता है। इसको बोला जाता है दोस्तों स्वेज नहर बोलते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पे है सीरिया, तो देख लेते हैं सीरिया का जो मुद्रा है वो है आपका सीरियन पाउंड है। अगला है हमारे यहाँ पे, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये संतोष ट्रॉफी है आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पेड़ में जो वलय होता है, जो छल्ला होता है, उसका जो कितना संख्या है उसका गिन के हम उसका आयु बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेड़ की छल्लों की संख्या गिनकर हम पेड़ की आयु बता सकते हैं। तो आज का प्रश्न आपके लिए है, सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।